बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो दे चुके हैं आपको। उसमें चुंबक के सामान्य परिचय के बारे में आपको बताया गया है और दूसरे वाले वीडियो के अंदर हमने मुख्य रूप से चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी दी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि एक छोटे दंड चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। माना कि ये एक छोटा चुंबक है, दंड चुंबक है, इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और इस द्विध्रुव के कारण से हम अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, इसे समझ लें। तो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ये एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिण ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये रेखा जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये चुंबकीय अक्ष कहलाती है। इस अक्ष की खासियत ये होती है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों ध्रुवों से गुजरेगी। तो इस रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब इस अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, माना कि एक बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु P है, तो इस P बिंदु की स्थिति कहलाएगी अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति से तात्पर्य है कि यदि बिंदु दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है तो वह उसकी अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। अब हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से। तो माना कि चुंबक का मध्य बिंदु O है, हम इस बिंदु को O बिंदु से निरूपित कर दें और हमारा P बिंदु मध्य बिंदु से x दूरी पर है। ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, x है। हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है, इसका ध्रुव प्रावल्य m है और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। ये हमने इस चित्र का वर्णन कर दिया कि द्विध्रुव का ध्रुव प्रावल्य m है और प्रभावकारी लंबाई 2l है। चुंबक के मध्य बिंदु से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जैसा कि कल बात किया था, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात किया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के द्वारा परिभाषित होती है। हम कल्पना करें कि यहां पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल। एकांक से तात्पर्य है जिसका ध्रुव प्रावल्य एकांक हो, इकाई हो, 1 वेबर हो या 1 एम्पियर मीटर हो। तो यहां पर हमने एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना की। अब आप देखिए कि ये उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो माने कि इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण से इस बिंदु पर तीव्रता हम मान लेते हैं कि Bn है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नॉर्थ पोल के कारण से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो Bn है। इस तीर का निशान जो है ये बाहर की ओर क्यों लिया, क्योंकि उत्तरी ध्रुव उत्तर को प्रतिकर्षित करेगा। अब यदि अपन इसकी बात करें कि ये साउथ पोल है, हमारा दक्षिण ध्रुव है, ये इस उत्तर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब इसके कारण से यहां जो तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, चुंबक की ओर होगी। क्योंकि साउथ पोल की बात करें तो आप नॉर्थ को भूल जाइए, केवल इस साउथ पोल को लेंगे। तो साउथ पोल के कारण से यहां पर जो तीव्रता है उसको यदि मैं BS से प्रकट कर दूं तो BS तीर का निशान चुंबक की ओर है, क्योंकि साउथ नॉर्थ को, यूनिट नॉर्थ को आकर्षित करेगा। और BN का निशान बाहर की ओर है, क्योंकि उत्तर, एकांक उत्तर को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। अब कुल मिलाकर बात आ गई कि अगर हम नॉर्थ पोल के कारण से तीव्रता की बात कर रहे हैं तो वो Bn है, साउथ पोल के कारण से तीव्रता की बात कर रहे हैं तो वो Bs है। अब Bn और Bs कितनी, ये निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये कहा जा सकता है कि Bn जो है, यानी कि नॉर्थ पोल के कारण से जो तीव्रता होगी उसका व्यंजक होगा μ0/4 पाई m/2
दूरी का वर्ग, यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है x और ये दूरी है l, टोटल दूरी 2l है, तो आधी दूरी हुई l, तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस एल का वर्ग। इसको 1 नंबर दे दिया हमने। आई थिंक क्लियर है। ये व्यंजक हमने पिछले वीडियो के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी उसके अंदर आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4π m अपॉन, वहां पर d ले रहे थे हम तो d² लिख रहे थे। मूल रूप से दूरी की बात है यह कि उत्तरी ध्रुव से या इस पोल से इसकी दूरी कितनी है, तो ये x माइनस एल है, तो x माइनस एल का वर्ग हो गया, ये bn का मान आ गया। अब आइए bs की बात कर लेते हैं। तो bs बराबर क्या हो जाएगा, bs बराबर हम इस प्रकार से लिख पाएंगे μ0/4π m अपॉन x प्लस एल का वर्ग। अब आप सोचें कि ये x प्लस एल क्यों, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी x और यहां से यहां तक की दूरी l, ये आधी दूरी l, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x प्लस एल। तो इस प्रकार से bn और bs दोनों के मान हमने लिख लिए हैं। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब आप एक काम करें, अगर चित्र से देखें तो bn की दिशा एक है और bs की दिशा विपरीत दिशा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, bn माइनस bs। ये एक प्रकार से हमने सदिश योग किया है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और उसका सदिश योग करेंगे तो संख्यात्मक मान में हम लिखेंगे कि इसमें से इसको घटा दो तो जो बचेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम bn माइनस bs के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब आप bn और bs दोनों के मान रखें और b के मान की गणना कर लें। तो μ0/4π m, इसको तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ गया और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, 1/x माइनस एल का वर्ग माइनस 1/x प्लस एल का वर्ग। इसका लघुत्तम ले ले और हल कर ले तो b बराबर आता है μ0/4π स्मॉल m, और जब आप इसको हल करेंगे तो मैं थोड़ी सी गणित कम करूंगा, x² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। देखिए x माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल, एक्स प्लस एल इंटू एक्स प्लस एल, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार आ गया तो वर्ग हो गया। और जब आप इसको ऊपर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4xl। चाहे तो आप रफ में इस गणित को कर सकते हैं, आपको ये चीज मिल जाएगी। अब आप देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं हम, μ0/4π m, इसको मैं लिख रहा हूं 2x इंटू 2l बटे x वर्ग माइनस एल वर्ग का पूर्ण वर्ग। 4xl को हमने लिखा 2x गुणित 2l। अब m इंटू 2l चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव प्रावल्य और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो मैं इसको चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त कर दूं तो b बराबर हो जाएगा μ0/4π और अंदर आ जाएगा 2 कैपिटल M x बटे x वर्ग माइनस एल वर्ग का वर्ग। थोड़ा सा यहाँ हमें एक प्रिकॉशन रखना होती है, सावधानी रखना होती है कि स्मॉल m और कैपिटल M दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। तो जहां हमें स्मॉल m बताना है, यानी कि ध्रुव प्रावल्य है, तो हम उसको स्मॉल m से प्रकट कर रहे हैं, और कैपिटल M लिख रहे हैं तो वो स्पष्ट कैपिटल ही नजर आना चाहिए। और ये चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया कि अक्षीय स्थिति में किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से इतनी तीव्रता होगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि चुंबक की लंबाई बहुत कम होती है और x का मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अक्षीय स्थिति में बिंदु काफ़ी दूर है और चुंबक छोटा है। चुंबकीय द्विध्रुव को भी हम इसी तरह से परिभाषित करते हैं कि एक छोटा चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो ये एक छोटा चुंबक यदि मान लें हम, अर्थात यदि यहाँ कहें कि यदि x काफ़ी बड़ा है L से, यानी कि P बिंदु काफ़ी दूर है और चुंबक बहुत छोटा है,
तो इस L वर्ग को नगण्य माना जा सकता है। और जब इस L वर्ग को नगण्य मानोगे तो देखो x की घात 4 आ गई, x वर्ग का वर्ग x की घात 4। अब इस x की घात 4 से एक x कट जाएगा, तो b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन x क्यूब। एक बार फिर से इस L को नगण्य मान लिया तो x की घात 4 हो गई, 4 में से एक घात कट गई तो 3 बची। अर्थात यदि एक छोटा चुंबक है और उसके कारण से अक्षीय स्थिति में हम दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो हम इस व्यंजक के द्वारा उसे व्यक्त कर सकते हैं। बाकी अगर लंबाई कंसिडरेबल है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव से P बिंदु की दूरी जो है वो लगभग एक ऑर्डर के अंदर आती है। ऑर्डर से मतलब ये है कि हम L को नगण्य नहीं मान सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। पर यदि L नगण्य है, x का मान काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमने अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया। हमारी NCERT की किताब के अंदर ये व्यंजक नहीं दिया हुआ है, परंतु आगे की एप्लीकेशंस में या आगे के जो डेरिवेशंस हैं या आगे जो इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अक्षीय स्थिति और इसके बाद में हम निरक्षीय स्थिति की ओर बात करने वाले हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा ही हम विद्युत द्विध्रुव के वक्त भी बात कर चुके हैं, ये चुंबक के लिए है, लगभग पैरेलल जैसी ही बात नजर आएगी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। धन्यवाद।